करता है दोस्त, थ्योरी का रिवीजन होना चाहिए कम, जो आपने रिलायबल रिसोर्सेज पढ़ी है सिर्फ उन्हीं का रिवीजन होना चाहिए, नई किताब नहीं उठानी है उससे पहले। अगर किताब उठा भी रहे हो तो वो रिवीजन के लिए उठाओ, हैंडबुक उठाओ, मोटी किताब नहीं उठानी है कोई भी। एंड आइडियल रिसोर्सेज पर स्टिक रहना है, यानी ऐसी कोई भी रिसोर्स नहीं लेनी है जो कि हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही, यानी ऐसी कोई भी रिसोर्सेज नहीं लेनी है जो हमारे काम की है ही नहीं, राइट। जैसे अगर मैं बायोलॉजी में आपको बोलूं कि भैया आप क्या बुक सजेस्ट करते हो थ्योरी के लिए, मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सजेस्ट करता हूं। भैया हमें तो एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, भैया अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसके साथ साथ अगर तुम 11th-12th क्लास में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रूमैन की एक बुक, राइट। अगर बहुत ज्यादा जानना है तो, हालांकि उसमें भी बहुत अपरंपार ज्ञान है और इतने भारी ज्ञान की आवश्यकता इस एग्जामिनेशन में नहीं। अगर आप इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड या फिर काफी कुछ और एग्जाम्स देते हो इंटरनेशनल लेवल के, तब आप उस किताब को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उस किताब की। अगर आप बोलो कि मैं तो कैम्पबेल एंड रीस पढ़ूंगा, मैं तो सदावा पढ़ूंगा, मैं तो रेवन एंड जॉनसन पढ़ूंगा, मैं तो परवेज पढ़ूंगा, भाई पढ़ने को तो हजारों चीजें हैं, लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। यानी अगर आप एमबीबीएस में जाते हो, आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, आप 17 किताब सिर्फ बायोकेमिस्ट्री की थोड़ी पढ़ोगे। आप एक किताब एनाटॉमी की लोगे, चाहे बीडी चौरसिया ले लोगे, चाहे फिर ग्रेस एनाटॉमी ले लोगे, आप एक किताब फिजियोलॉजी की ले लोगे, चाहे लेंज ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, मतलब जो भी आपको मन करे, लेकिन पढ़ोगे तो एक ही किताब ही ना। बाकी सारी किताबें रेफरेंस बुक्स होती हैं, और रेफरेंस का मतलब होता है सिर्फ रेफरेंस लेना, उसको आप बहुत डीप नहीं पढ़ सकते। एक एक वर्ड जैसे आप एनसीईआरटी को ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के पढ़ते हो, अगर आप ऐसे एक रिफ्रेशर को पढ़ने लग जाओगे तो पता है क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा द डेटा कॉन्फ्लिक्ट। इसे साइंस में डेटा कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है कि एक किताब में अगर लिखा हुआ है वायरस का साइज 0.03 to 0.3 माइक्रोन, और दूसरी किताब में वहीं आपको फुट एंड माउथ वायरस का साइज बता दिया गया है, तो वहीं आपके एनसीईआरटी के डेटा की ऐसी तैसी हो जाएगी। और जहां एनसीईआरटी के डेटा की ऐसी तैसी हुई, वहां पे तुम्हारे 4 नंबर गए। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी डेटा सेंट्रिक एंड दैट डेटा शुड कम फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। काफी बार ऐसा हुआ कि मैं फॉरेन ऑथर्स की बहुत किताबें पढ़ता था व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, और जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो मैं उन किताबों का डेटा डाल देता था, राइट। बट एक दो वीडियो में उसके बाद फिर मैंने नीचे कमेंट्स देखे कि सर दिस डेटा इज रॉन्ग, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, तो मैंने देखा कि दोनों डेटा करेक्ट थे, राइट। फॉरेन ऑथर्स की किताब में एक रेंज दी हुई होती है, एनसीईआरटी में कहीं पर लेट्स से एक वर्ड दे दिया गया, जैसे फॉरेन ऑथर की किताब में एक रेंज दे दी भाई 5 to 7, ओके, और एनसीईआरटी में लिख दिया गया भाई 6.3 आइडियली, किसी केस को आइडियल मान के, तो दोनों डेटा करेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों डेटा गलत है या फिर ऐसा कुछ। ये सारा झंझट जो है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा एमबीबीएस में, वहां बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 5 to 7 लिखें, चाहे आप 6.3 लिखें, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में एक लेवल के बाद। लेकिन ऑब्जेक्टिव में एनसीईआरटी जहां पर गॉड फादर बुक मानी जाती है, वहां पर तुम ये गलती नहीं कर सकते। वहां पर आइडियल रिसोर्स मतलब आइडियल रिसोर्स, वहां पे अगर तुम किसी क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, तुम कैम्पबेल का रेफरेंस नहीं दे सकते, तुम सदावा का रेफरेंस नहीं दे सकते, तुम इकोलॉजी के क्वेश्चन में पीटर स्टिलिंग का रेफरेंस नहीं दे सकते, तुम्हें रेफरेंस देना पड़ेगा एनसीईआरटी का। तुम आकाश के मॉड्यूल का रेफरेंस नहीं दे सकते। So it becomes very important to understand the importance of, these ideal resources, जो कि है एनसीईआरटी। कोई एक अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक, एग्जाम्पलर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, और एग्जाम्पलर मैं पर्सनली बच्चों को सजेस्ट भी करता हूं। काफी सारे वीडियोस भी बने हुए हैं एग्जाम्पलर के हमारे पेड कोर्सेज पे। अगर आप पेड कोर्सेज पे हैं तो आपको दिक्कत है ही नहीं यार। पीवाईक्यू भी आपको मिलेंगे, एग्जाम्पलर पे मिलेंगे, सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस, राइट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीवाईक्यूज दैट यू नीड टू सॉल्व अप। 34 साल के पीवाईक्यू हमने करा रखे हैं अपने बैचेस के ऊपर, लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को इतने सारे पीवाईक्यूज की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि लास्ट 10 साल के अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो, मोर देन इनफ। उससे पहले पैटर्न ही काफी अलग था। सीबीएसई पीएमटी में प्री और मेंस था पहले, अगर आपको नहीं पता तो प्री मेंस का टाइम के क्वेश्चन काफी इररिलेवेंट है आज के हिसाब को देखते हुए। उस टाइम के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था, देयर इज अ गुड डिफिकल्टी लेवल, बट टुडे द डिफिकल्टी लेवल इज नॉट दैट मच। पेपर इतना आसान होता है कि जब हम आंसर की बना रहे होते हैं उस टाइम पर आधे घंटे में पेपर सॉल्व हो जाता है। जो अच्छी चीज मान लो, बुरी चीज मान लो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट यस, अभी तुम्हें 34 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने की तो आवश्यकता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो।